रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। राजनीति में जब नतीजे आते हैं तो कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन एक पार्टी का कैंडिडेट ऐसा होता है जो जीतता नहीं लेकिन उसकी हार भी खबर बनती है, जिसके वोट जीत के आंकड़े से बहुत दूर होते हैं, लेकिन आरोप लगता है कि उन्हीं वोटों से बीजेपी जीत जाती है। यह पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, जो गुजरात में कमर कसकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन गुजरात के चुनावों से पहले आया एक चुनावी नतीजा बहुत सवाल उठा रहा है। सवाल इस बात का कि क्या जो कल बिहार के गोपालगंज में हुआ वो आगे गुजरात में भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ओवैसी की AIMIM। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वही एजेंट है, वही सिर्फ वो कर रहा है जिससे बिजली को फायदा हो। हम तो सबकी लाइला है। असदुद्दीन ओवैसी पर क्यों बार बार बीजेपी की बी टीम बनकर पतंग उड़ाने का आरोप लगता है? हर चुनाव में क्यों ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहना विरोधी शुरू करते हैं? क्या देश में बीजेपी विरोधी मानकर चलते हैं कि मुस्लिम वोट पर एक में उनका ही अधिकार है? क्या मुस्लिम वोटों के बच जाने से बीजेपी की जीत के जिम्मेदार इकलौते ओवैसी होते हैं? क्या बीजेपी को नहीं हरा पाने पर विपक्षी ठीकरा ओवैसी के उम्मीदवारों पर फोड़ते हैं? ओवैसी को जो वोट आया, ओवैसी के उम्मीदवार को, मुखिया को 12,000 से ऊपर जो है वोट आया, वो हमारा वोट जो है नुकसान हुआ। इस बात को आप कबूल करते हैं। रविवार को जब देश में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए तो चर्चा बिहार की गोपालगंज सीट की सबसे ज्यादा हो रही, जहां महागठबंधन से तेजस्वी के पार्टी के उम्मीदवार को बीजेपी की ही पुरानी सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ने हरा दिया। आरोप लगा कि बीजेपी की जीत में ओवैसी की पार्टी का भी रोल है। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले। महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता 68,259 वोट पाए। बीजेपी की जीत यहां पर सिर्फ 1,794 वोट से हुई। इसी सीट पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम 12,214 वोट हासिल करते हैं। हालांकि इसी सीट पर लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव की मामी भी बीएसपी के टिकट पर उतरकर 8,854 वोट हासिल कर लेती है। यानी तेजस्वी की मामी या फिर ओवैसी का कैंडिडेट न लड़ता तो यादव और मुस्लिम वोट मजबूती से महागठबंधन का प्रत्याशी पाता और बीजेपी को हरा भी सकता था। लेकिन हार की जिम्मेदार आरजेडी ओवैसी को बताती है। लोगों को अंदाज था कि 2,000, 3,000, 4,000 के अंदर जो है वो उसी के उम्मीदवार जो है सिमट जाएंगे, लेकिन उनको 12,000 वोट मिलेगा, ये इसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं। तो साफ दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने विश्लेषण की क्या जरूरत है, तो स्पष्ट जो है आंकड़ा ही बता रहा है। बीजेपी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नदी के 2 पार्ट हैं। ये कभी हमारी बी टीम हो ही नहीं सकते। इनके विचार अलग हैं। ये रजाकारों का संगठन है। ये ऐसे लोग हैं जो मादरे वतन को, भारत माता को गाली देने वाले लोग हैं। ये समाज के अंदर बिखराव पैदा करने वाले लोग हैं। और हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस नारे को लेकर चलने वाले। बीजेपी की राजनीति बहुसंख्यक पर फोकस करती है। ओवैसी की राजनीति अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटर पर केंद्रित होती है। कहने को ये दोनों धुर विरोधी हैं। फिर क्या गोपालगंज सीट, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, वहां ओवैसी के उम्मीदवार की वजह से मुस्लिम वोटों में हुआ बंटवारा बीजेपी के काम आया है? सर ये बताइए, बीजेपी की बी टीम कही जाती है और आज तो सच में जो गोपालगंज पे हुआ है वो तो दिख रहा है। नहीं, 7 बाई इलेक्शन हुए, राइट? 6 कैसे जीती बीजेपी? सिर्फ 2 पे जीती? नहीं, जो पूरे हरियाणा में बीजेपी जीती, हरियाणा में बीजेपी जीती। और कहाँ जीती बीजेपी? यूपी में जीत गई बीजेपी। तो समाजवादी को क्यों नहीं कहेंगे आप? हरियाणा में कांग्रेस को क्यों नहीं कहेंगे? हरियाणा में आप बिरड़ी, उनको क्यों नहीं कहेंगे? तो ये जो मिजाज बन गया है ना कि ओवैसी का नाम आते कि मुसलमान, और कांग्रेस का नाम आते कि सब खामोश हो जाते हैं, आपका नाम आते सब गूंगे हो जाते हैं, तो ये गलत है।
अच्छा, जहां से गोपालगंज में जहां हम बीजेपी जीती बोल रहे, वहां पर तो लालू के साले लड़े, साधु यादव, जो पहले वहां के विधायक भी थे, एक सांसद भी थे, वीआईपी मल्ला पार्टी भी लड़ी वहां पर। इस पर कोई बात नहीं करेगा, ना मीडिया करेगा, ना हमारे जो अपोज कर रहे हैं, बस उनको एक ही मिल गया है। भाई हम ये बोल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है, कोई भी लड़ेगा, कोई भी जीतेगा, कोई भी हारेगा। इससे एक बात मालूम होती है कि अल्पसंख्यक समाज को डरा के रखो और उनसे कह दो कि तुम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात ही नहीं करना, हमारे गुलाम बन करो, हमारे कैदी बन करो, तो ये तो गलत है। कई राजनीतिक जानकारों में इस बात का मतभेद रहता है कि देश के मुस्लिम वोटर क्या किसी पैटर्न पर वोट डालते हैं या नहीं। एक बड़े वर्ग की यह दलील रहती है कि अल्पसंख्यक वोटर बीजेपी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार को देखकर अपना वोट डालता है। क्या इसी तर्ज पर अब तक बीजेपी के खिलाफ उतरने वाले विरोधी दल यह मानकर चलते रहे कि मुस्लिम वोट पर उनका एकमेव अधिकार है, लेकिन अब ओवैसी उसी अधिकार को तोड़ देते हैं, जिसका फायदा दावा होता है कि कई बार कुछ सीटों पर बीजेपी को हासिल होता है। उदाहरण के तौर पर आपको यूपी की कुछ सीटों के नतीजे याद दिलाते हैं। बिजनौर, वहां बीजेपी की जीत और महागठबंधन की हार के बीच अंतर 1445 वोट का रहा, जबकि यहां ओवैसी की पार्टी ने 2290 वोट हासिल किए। एक और सीट का आंकड़ा देखिए, नकुड़ सीट पर बीजेपी की जीत और महागठबंधन की हार के बीच वोट का अंतर केवल 315 था, जहां एआईएमआईएम ने 3593 वोट पाए। कुर्सी सीट पर बीजेपी 217 वोट से जीती, जबकि यहां ओवैसी की पार्टी ने अकेले 8541 वोट हासिल किए थे। सुल्तानपुर में बीजेपी को महागठबंधन के प्रत्याशी पर 1009 वोट से जीत मिली और ओवैसी की पार्टी को यहां पर 5 गुना ज्यादा 5251 वोट मिले। और आई सीट के नतीजों ने बताया कि बीजेपी यहां 1647 वोट से जीती, जबकि ओवैसी की पार्टी को 2190 वोट मिले। शाहगंज सीट पर बीजेपी सिर्फ 719 वोट से जीती, जबकि ओवैसी की पार्टी ने यहां 8128 वोट लेकर कहा जाता है कि वोट ऐसे बांट दिए कि बीजेपी को जीत मिली। मुरादाबाद नगर सीट के नतीजों में भी ऐसा ही दिखा, जहां बीजेपी की जीत का अंतर 782 था और ओवैसी की पार्टी को यहां 2661 वोट मिले। ऐसे ही नतीजों को देखकर जब बीजेपी विरोधी ओवैसी को हार का जिम्मेदार ठहराते हैं, तो एआईएमआईएम प्रमुख पूछते हैं कि जिन्हें नाच नहीं आता वो आंगन टेढ़ा बताते हैं। लेकिन गोपालगंज के नतीजों के बाद अब फिर से पूछा जाने लगा कि क्या यूपी की तरह ही गुजरात के चुनाव में भी ओवैसी फैक्टर बीजेपी विरोध के वोटों को एक मुश्त कहीं पड़ने की जगह बंटवाने के काम आने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि ये आम आदमी पार्टी और एमआईएम ये बीजेपी की बी टीम है, सिर्फ वोट काटते हैं। अभी तो पता ही नहीं है किसका वोट काटेंगे, लेकिन हमारे सामने उदाहरण है गोवा का, उत्तराखंड का। जितना परसेंटेज वोट इन्होंने काटा वहां उतने ही परसेंट से कांग्रेस सरकार बनाने से वंचित रही है। ये हमारे पास प्रमाण है कि ये बी टीम है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां तैयार हो जाए तो हमारा इरादा यह है कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर हम अपने पार्टी के पैसों से इन लोगों को बिठाकर एक जो भी खर्चा होगा करेंगे, वो तय कर ले हम क्या है। वो तैयार हैं कि मुझे रिवर फ्रंट पर बिठा देते हैं उनको। गुजरात चुनाव में अब तक 40 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मंसूबा बांधे ओवैसी क्या यहां भी मुस्लिम वोटों में बंटवारा कराने वाली पार्टी बनेगी? तुम यहाँ के डाल कर पुकार कर कह रही है कि तुम्हारे तमाम दावे झूठ पर मुबन्नी है। 2017 में गुजरात के नतीजे देखें तो 10 से 15% मुस्लिम वोटर वाली 26 सीट में पिछली बार 15 बीजेपी जीती और 11 कांग्रेस। 15 से 20% मुस्लिम वोटर बाहुल्य वाली 11 सीट में 7 बीजेपी जीती थी, 4 कांग्रेस। 20 से 25% मुस्लिम मतदाता वाली 7 सीट में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस को यहाँ 5 सीट पर तब जीत मिली थी। 25 से 30% मुस्लिम बाहुल्य 3 सीट में एक बीजेपी जीती थी, 2 कांग्रेस। 30 से 55% तक मुस्लिम वोटर वाली गुजरात की 6 सीट में
3 बीजेपी और 3 कांग्रेस ने जीती थी। ये आंकड़े कहते हैं कि 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट वाली सीट पर बीजेपी के लिए मुकाबला थोड़ा कड़ा हो जाता है। क्या इन्हीं सीट पर इस बार ओवैसी के उम्मीदवार मुस्लिम वोटों को बांटकर बीजेपी की बी टीम विपक्ष के हाथों कहलाएंगे? मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते, अपने मंच पर नहीं बिठाते मुसलमानों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तल्ख हकीकत है, याद रखिए। 1000 में लिखा गया कि अल्लाह ने तमाम। ओवैसी जब ये बात गुजरात में प्रचार में कहते हैं तो उनके सीधे निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस जो अब तक गुजरात में मुस्लिम वोट एक मुश्त बड़ी तादाद में हासिल करती रही, लेकिन अब की बार के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी आक्रामक होकर प्रचार कर रही, जब मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को अपना वोट दे सकते हैं, ये सवाल आते ही अब ध्यान दीजिए ओवैसी के इस भाषण के हिस्से पर। यही आप पार्टी के लीडर से किसी एक मीडिया के शख्स ने पूछा कि बिल्किस बानो, तो उसने कहा बिल्किस बानो नहीं, हम स्कूल और क्लासरूम की बात करेंगे। बताओ, क्या बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला है? बिल्किस बानो भारत का मसला है, भारत की महिलाओं का इंसाफ का मसला है। मगर बिल्किस बानो के इंसाफ की बात नहीं की जाती, इसलिए नहीं की जाती कि मुसलमान है। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे बदनाम किया जाता है, और जो लोग गूंगे बन जाते हैं, जो लोग खामोश हो जाते हैं, और इलेक्शन जब आता है तो आप उनको वोट देते हैं और मुझे सजा देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है, आप बताइए? यानी सेक्युलरिज्म के दावे करती कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ खुद को मुकाबले में दिखाने वाली आम आदमी पार्टी, दोनों को मुस्लिम वोट की बिसात पर शह मात देने के लिए ओवैसी दांव देते हैं। लेकिन सिर्फ इस आधार पर यह कह देना कि ओवैसी ही बीजेपी की हर जगह जीत के जिम्मेदार है, शायद सही नहीं होगा। क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले से ओवैसी की पार्टी गुजरात में पैठ जमीन पर बनाती दिखने लगी, जब अहमदाबाद नगर निगम में ओवैसी की पार्टी 7 सीट, मोढ़ासा नगर पालिका में 9 सीट, गोधरा नगर पालिका में 7 सीट और भरूच में 1 सीट जीती। यानी निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी कुल 26 सीट पहले ही जीत चुकी है। ऐसे में जहां गुजरात में मुस्लिम वोटर का भी एक हिस्सा बीजेपी पहले से हासिल करती आई, वहां बाकी बचे मुस्लिम वोट में ओवैसी की पतंग जितना चढ़ेगी, उतना ही पतंग बीजेपी विरोधी दलों की नीचे उतरेगी या कट जाएगी। तो क्या इसका जिम्मेदार ओवैसी को ठहराया जाए या फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वोटों के बीच की विपक्षियों की ऊहापोह को? बीजेपी के विरोध में सबसे बड़ा राजनीतिक आरोप सांप्रदायिकता का लगाया जाता है। फिर चाहे राम मंदिर की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, सीएए हो, 3 तलाक को खत्म करने का मुद्दा हो, अब मुद्दा है समान नागरिक संहिता का। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा बीजेपी ने किया है। सवाल उठ रहा है, क्या ऐसा संभव है कि राज्य अपने आप खुद धर्म के नाम पर चलने वाले सिविल कानून को बदल सकते हैं? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो क्या यह एक ट्रायल है जिसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरा करेगी? मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित है? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं।
कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। ढाई दशक पहले देश के लिए जिस समान नागरिक संहिता को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूरी बताया, क्या धर्म के नाम पर अब तक निर्धारित होते आ रहे उसी सिविल कानून को बदलने का वक्त आ गया है। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को देश को पूरा करने से रोका था। ये काम करने का, ये सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश में एक होता है आपराधिक कानून, जो सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। दूसरा होता है सिविल कानून, यानी दो या दो से अधिक लोगों या संगठन के बीच जब संपत्ति, धन, तलाक, बच्चों की कस्टडी आदि का विवाद होता है। वही सिविल कानून हमारे देश में अभी धर्म और आस्था के नाम पर अलग अलग चलता है। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के पीछे मकसद ये माना जाता है कि ऐसे कानून का निर्माण हो जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना जैसे तमाम विवादों में सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो, जिसमें धार्मिक ग्रंथों का हस्तक्षेप न हो। अब इसकी चर्चा इसलिए तेज होने लगी है क्योंकि समान नागरिक संहिता जहां बीजेपी के घोषणा पत्रों में 3 दशक से ज्यादा वक्त से है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले उत्तराखंड में चुनाव जीतने पर लागू करने का वादा हुआ। अभी उत्तराखंड में इसके लिए कमेटी बनी हुई है। रिपोर्ट नवंबर यानी इस महीने में आनी है। आगे देखना होगा क्या होगा। लेकिन अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ऐलान किया है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है, जिम्मेवार पार्टी के नाते हमने कहा है, और जो कहा है वो करेंगे भी। पहले भी जो कहा है वो किया है। क्या राज्य अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं? इसका जवाब कानूनी जानकारों से पूछकर आपको बताएं। उससे पहले देखिए ये मुद्दा कैसे चुनावी रस्साकशी में कसा जाने लगा। ये तो बीजेपी की, भाजपा की पुरानी आदत है, और हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर और आरएसएस के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कोई नई ताज्जुब की बात नहीं है। वो तो बहुत सारी बातें किए हैं जिसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। उन सब विषयों को उन्होंने रखा है जिसकी कोई आवश्यकता हिमाचल में दिखाई नहीं देता। भारत की राजनीति में हर मुद्दे में धर्म के आधार पर वोट की तुष्टीकरण का चश्मा पहनने वाली सियासत की वजह से आज भी अदालतों तक के कहने के बावजूद समान नागरिक संहिता लागू नहीं। नतीजा ये कि आज भी हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की इजाजत देता है, जबकि हिंदू समेत अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम है। शादी की न्यूनतम उम्र क्या हो, इस पर भी धर्म के आधार पर बने अपने अपने कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता संपत्ति का अधिकार नहीं है। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है, जबकि महिला को 4 महीने 10 दिन का इंतजार करना होगा। ईसाई पर्सनल लॉ का अलग नियम कायदा है, जहां शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए 2 साल तक अलग रहना जरूरी है। ईसाई पर्सनल लॉ में मां की संपत्ति पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए देश में समान नागरिक संहिता को वक्त की जरूरत बताया जाता है। आज देश की जरूरत है और राज्य अपने अपने ढंग से ये कॉमन सिविल कोड लाने का काम, उस दिशा में बढ़ने का काम, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हिमाचल की सरकार ने भी कहा है कि हमारी सरकार बनते ही इसे हम लागू करेंगे। गुजरात ने भी कहा है
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां हम इसे लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर है, अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो नहीं कर सकता जब तक परमिशन ला ले। तो फिर ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? बताओ भाजपा और मोदी जी। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दशकों से जो समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारत में सिर्फ राजनीतिक बहस के बीच फंसा हुआ है, उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश अपने यहां लागू कर चुके हैं। लेकिन हमारे देश में इस पर सिर्फ राजनीति होती। सवाल है कि क्या राज्य सरकार जो होती है वो कॉमन सिविल कोड लागू कर सकती है? जवाब हमने संविधान के जानकार से पूछा है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू मेक यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंटेड फॉर द इंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे देश के लिए, पूरे संघीय ढांचे के लिए, पूरे देश के लिए एक कानून बनाने का प्रयास राज्य करेगा। यहां पर राज्य का मतलब एक राष्ट्र से है, राष्ट्रीय प्रक्रिया होगी। इसके लिए केवल और केवल संसद ही कानून बना सकता है। राज्य सरकारों को प्रदेश स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, अमल में करने के लिए और कानून बनाने के लिए कोई अधिकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 नहीं देता। कई प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर कमेटियां गठन की गई हैं इस बात का अध्ययन करने के लिए और इस बात की संस्तुति लेने के लिए क्या उस प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि कमेटी फॉर्म करना किसी चीज की स्टडी के लिए उसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है। लेकिन और मेरा यह भी मानना है अगर ये कल कमेटी कह दे कि जी स्टेट इज नॉट एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो बातें, वो जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। मेरा एक और मानना है कि अगर ये प्रक्रिया भी किसी प्रदेश ने अगर शुरू की है तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार में पूरे देश भर में लागू होगा, पूरे के पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, और टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार और संसद के पास है। समान नागरिक संहिता का विषय दरअसल संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जिसमें ये पूरा अधिकार केंद्र सरकार को दिया है, यानी केंद्र सरकार चाहे तो पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बना सकती है। लेकिन उसके लिए अगर केंद्र ऐसा करना चाहता है, संसद ऐसा चाहती है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो राज्यों के न बूते में है न अधिकार क्षेत्र में। कैमरामैन शगुन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।